हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 8 ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड रिकवरीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों इसका भाग नंबर 1 पढ़ा था। आज अपने दोस्तों इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों भाग नंबर 2 पढ़ने से पहले अपने जो भाग नंबर 1 जो इसका प्रीवियस वीडियो जो था उसके बारे में अपने थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि हम आज की चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ। यस और नो। सबसे पहले दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड रिकवरीज जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑडिट ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं और दोस्तों रिकवरी क्या होती है, राइट। दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी कि ऑडिट क्या होती है। दोस्तों ऑडिट कुछ नहीं है, एक मोटी मोटी क्या है, स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट्स है, राइट। इनको दोस्तों रिट्रेंचमेंट भी बोला जाता है। यस और नो। और दोस्तों कोई भी अकाउंट्स हैं, कोई भी स्क्रूटनी करते टाइम डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ गड़बड़ लगती है, राइट, वो एज़ पर लॉ नहीं होते, वो दोस्तों उनके ऊपर प्रॉपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, राइट। तो हम क्या है उन पे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं। यस और नो, तो उनको ऑडिट ऑब्जेक्शन बोला जाता है। अब दोस्तों किसी का ओवरचार्ज हो रखा है, एक्स्ट्रा पेमेंट दे रखी है, राइट, मतलब एक्सपेंडिचर जो है एक्सेस हो रखा है, तो उससे दोस्तों अपने वसूली करते हैं, उसको रिकवरी बोला जाता है, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने 175 नंबर पैरा के अंदर पढ़ा कि जो पीसीडीए सीडीए जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, रिट्रेंच करते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करते हैं किस पे, कोई भी अगर चार्ज हुआ हो, राइट, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ हो। और दोस्तों ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर है वो ऑथोराइज नहीं होता, या दोस्तों वो उसके ऊपर जो वाउचर्स जो हैं वो उनका अनसपोर्ट होता है, राइट। मतलब वो उनके ऊपर अनसपोर्ट होते हैं, वो वाउचर से प्रॉपर उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, राइट। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो सपोर्टिंग वाउचर्स चाहिए, वो उन पे दोस्तों वो अटैचमेंट उन पे नहीं होता, राइट। और दोस्तों इसके बाद अपनों ने पढ़ा कि जो CGDA जो है उन पे जो है उनको ओवर रूल नहीं करा जा सकता, किसके द्वारा, MOD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, राइट। किन पे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस जो है किस पे, रूल और प्रोसीजर पे, राइट, जो किससे रिलेट करता हो वो क्वेश्चन, डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर से, राइट। अगर दोस्तों MOD को ऐसा करना है, CGDA के दोस्तों क्वेश्चन रेज करना है इनके रूल्स और प्रोसीजर से जो डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो उनको दोस्तों कंकरेंस लेनी पड़ेगी CAG और MOF की, सॉरी। अगर दोस्तों MOD को क्वेश्चन रेज करना है CGDA के खिलाफ, किसके ऊपर दोस्तों, डिफेंस सर्विस का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इसके खिलाफ, तो उनको CAG और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, उनकी कंकरेंस लेनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद दोस्तों 177 नंबर पैरा जो था उसका एक हिस्सा अपनों ने पढ़ा था, आज अपने दोस्तों दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों 177 नंबर के एक नंबर हिस्से में क्या लिखा था, तो दोस्तों 177 नंबर के भाग नंबर 1 में लिखा था कि दोस्तों हमें क्या है, टाइम और ट्रबल से बचना है, राइट। टाइम का मतलब क्या है दोस्तों, समय जो है, समय बचाना है, राइट। समय सबका दोस्तों कीमती है। एक जो ट्रबल्स जो होती हैं छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होते हैं, राइट। और दोस्तों केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं, तो उन केसों से दोस्तों बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए ओवर पेटी सम्स का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी अमाउंट के दोस्तों जो सम्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, उससे रिलेटेड अगर दोस्तों कोई गड़बड़ है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी रैंक के अधिकारी दे दिए गए थे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों अपनों ने देखा कि अलग अलग अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी अलग अलग पावर दे दी गई है कि वो पेटी सम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे उनको राइट ऑफ कर देते हैं, राइट। दोस्तों जैसे एडिशनल CDA और जॉइंट CDA का अपनों ने पढ़ा था कि 2000 रुपये तक, राइट। DCDA ACDA इंचार्ज हैं दोस्तों 1500 रुपये तक, राइट। दोस्तों SCO से रिलेटेड अपनों ने पढ़ा था 500 रुपये, WO से रिलेटेड दोस्तों 200 रुपये पढ़ा था, राइट। PCDA CDA से दोस्तों अपनों ने 5000 रुपये डिस्कस करा था, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों ये 2-3 बातें अपनों ने डिस्कस करी, राइट। तो वो था दोस्तों 1 नंबर भाग जो था वो था पेटी सम से रिलेटेड। आज दोस्तों अपने इसका 2 नंबर भाग पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों पहले तो देखते हैं कि 1 और 2 में फ़र्क क्या है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी क्या अमाउंट्स दे दी गई हैं, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों फ़र्क जो है वो यहाँ पे शुरुआत में बताया गया है। ये सुनो, सम आइटम्स आर प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शंस नॉट बिकॉज ऑफ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ अनजस्टिफाइएबल इन इटसेल्फ बट। दोस्तों कई बार क्या है, कुछ आइटम्स जो है उन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, नॉट बिकॉज द होल और एनी पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अनजस्टिफाइएबल इन इटसेल्फ। दोस्तों या तो पूरा हिस्सा उसका या कोई भी उसका पोर्शन जो उस एक्सपेंडिचर का कोई पोर्शन है वो अनजस्टिफाइएबल है, मतलब वो सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, बट बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कवर बाय रूल। दोस्तों वो एक्सपेंडिचर जो है वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर क्या है, उसकी कोई अथॉरिटी आपके पास नहीं है, राइट। कोई
दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली कवर बाय द रूल, कोई उसके ऊपर कोई रूलिंग आपके पास नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, इसलिए दोस्तों आप ऑब्जेक्शन लगा देते हो। दूसरा है द अथॉरिटी फॉर एक्सपेंडिचर इज़ इनसफिशिएंट। दोस्तों अथॉरिटी जो है जिसने एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया है वो इनसफिशिएंट है। मान लो दोस्तों 100 रुपये का एक्सपेंडिचर था, उस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन कर रही है तो वो क्या है दोस्तों, उसके पास पावर कितने 90 रुपये की थी, राइट। तो उस केस में भी क्या है दोस्तों, वो अथॉरिटी क्या है एक्सपेंडिचर की, वो सफिशिएंट नहीं है। फुल प्रूफ दैट इट हैज़ बीन इनकर्ड और फुल प्रूफ दैट इट हैज़ बीन इनकर्ड हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, राइट। और दोस्तों जो फुल प्रूफ हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके अंदर पूरी जो बातें होगी दैट इट हैज़ बीन इनकर्ड हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, राइट। तो उसके दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं कि आपको प्रोड्यूस नहीं किए गए, राइट। तो अब देखते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी एन एब्सेंस ऑफ वन और मोर सब वाउचर्स, राइट। तो इसी के अंदर बोल दिया दोस्तों क्या कि भाई एक या एक से ज़्यादा क्या है वाउचर अगर मिसिंग होंगे तो उस केस के अंदर भी क्या है, इसको इस चीज़ के अंदर कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों बातें समझ में आई, एक बार दोबारा सुनिए। कुछ दोस्तों कुछ जो आइटम्स जो है हम उन पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, राइट। क्यों करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पूरा या उसका कुछ पोर्शन जो है वो अनजस्टिफाइएबल है कि वो नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों पे ही क्या ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, बाकायदा इसके वो जो आइटम जिस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों कोई रूलिंग हमारे पास नहीं है, कोई अथॉरिटी दोस्तों जो सैंक्शन कर रही है उसको वो सफिशिएंट नहीं है, या दोस्तों फुल प्रूफ नहीं दिए हैं उसने डॉक्यूमेंट्स के, राइट। एग्जांपल के लिए दोस्तों एक या एक से ज़्यादा जो है उसके सब डॉक्यूमेंट्स जो है, सब वाउचर जो है मिसिंग है, राइट। इन सच केसेस द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ DAD मे वेव एन ऑडिट ऑब्जेक्शन अप टू द लिमिट नोटेड अगेंस्ट ईच प्रोवाइडेड द कंडीशंस मेंशन्ड एट ABC बिलो आर सेटिस्फाइड। अब दोस्तों पहले में बोल दिया था पैटी सम्स इसके पहले हिस्से में, अब दूसरे में बोल दिया दोस्तों ये बातें होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों DAD ऑफिसर जो हैं इन अगर ऐसी बातें हो तो इनको क्या है वेव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और लिमिट दोस्तों यहाँ बता दी, राइट। अब दोस्तों इसके अंदर एक बात और बोल दी कि भैया ये चीज़ें भी आपको जब करनी है जब ABC के अंदर जो कंडीशंस दी गई है वो सेटिस्फाइड होती हूँ, वो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दी गई है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों अपने लिमिट देखते हैं, फिर अपने कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों CFA जो है और इनकी फाइनेंशियल लिमिट है कितनी है, ठीक है। अब PCDCD के पास दोस्तों कितनी है, 10,000 रुपये की पावर है, ठीक है। कि कोई भी दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ और वो इन आइटम से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर दोस्तों जस्टिफाइएबल है लेकिन उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं है, ठीक है। कोई उसके दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है वो इनसफिशिएंट है उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या दोस्तों फुल प्रूफ उसके अंदर नहीं है, तो PCDCD के पास दोस्तों कितनी पावर है 10,000 रुपये की। एडिशनल CDA जॉइंट CDA के पास दोस्तों 5,000 रुपये की। DCDA ACDA होल्डिंग ग्रुप इंचार्ज और पोस्टेड एज इंचार्ज एरिया अकाउंट ऑफिस, दोस्तों DCDA ACDA जो है एरिया अकाउंट ऑफिस के क्या हैं इंचार्ज हैं, ग्रुप इंचार्ज हैं, तो 3,000 रुपये की पावर। SAO AO को दोस्तों 1,000 रुपये की और WO को कितनी है 500 रुपये की, राइट। दोस्तों ये चीज़ें तब कर सकते हैं जब जो आगे कंडीशंस दे दी गई हैं ABC के अंदर वो सेटिस्फाइड होती हो, राइट। तो वो देखते हैं, चलिए आगे दोस्तों। अब दोस्तों प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्या है लिमिट्स दे दी गई थी PCDCDA की 10,000 रुपये, एडिशनल CDA जॉइंट CDA 5,000 रुपये, फिर दोस्तों 3,000 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये। कितनी थी दोस्तों 10,000 रुपये, फिर कितनी थी 5,000 रुपये, फिर कितनी थी दोस्तों 3,000 रुपये, फिर कितना था 1,000 रुपये और फिर था 500 रुपये, ठीक है। ये WO की थी और ये दोस्तों किसी आ जाएगी PCDCDA की। अब दोस्तों इसकी कंडीशन बता दी गई थी कि ये चीज़ें कब करेंगे जब वो 2-3 बातें फॉलो होगी, राइट। एक्सपेंडिचर दोस्तों जस्टिफाइएबल है लेकिन उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो वो दोस्तों वो चीज़ें भी कब होगी जब ये साइमल्टेनियसली ये कंडीशंस भी पूरी होती होगी, ठीक है। ऑडिट ऑब्जेक्शन दोस्तों उन्हीं चीज़ों का वेव ऑफ करेगा ये सारे लोग अगर वो कंडीशंस के साथ साथ ये कंडीशन भी क्या है सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पहला देखिए दोस्तों दैट द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट एन इंट्रिंसिकली रिकरिंग नेचर। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा था इसके ऊपर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा था उसको दोस्तों वेव ऑफ तब करना है जब वो एक्सपेंडिचर जो है रिकरिंग नेचर का ना हो, ठीक है। एक बार हो रहा हो, राइट, बार बार दोस्तों उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं हो। अगर वैसा होता है तो इनके पास वो पावर नहीं है ऑडिट ऑब्जेक्शंस को क्या करने की दोस्तों राइट ऑफ करने की, ठीक है। नंबर एक बात। दूसरा देखिए वेयर द ऑब्जेक्शन इज़ बेस्ड ऑन इनसफिशिएंसी ऑफ सैंक्शन। दोस्तों एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ये था 2 नंबर पॉइंट कि भैया आपके पास सैंक्शन नहीं है, ठीक है, इनसफिशिएंसी ऑफ सैंक्शन है, तो उस केस के अंदर ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर रेज होता है तो ये राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी दोस्तों उसका सपोर्टिंग क्या, उसकी सपोर्टिंग कंडीशन क्या है, वेयर द ऑब्जेक्शन इज़ बेस्ड ऑन इनसफिशिएंसी ऑफ सैंक्शन
दैट ही इज़ सेटिस्फाइड दैट द अथॉरिटी, ही का मतलब क्या है दोस्तों, PCDA CDA और ये सारी अथॉरिटी है। ही इज़ सेटिस्फाइड दैट द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर वुड अकॉर्ड सैंक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। और दोस्तों आपको भरोसा है कि आप ऑडिट ऑब्जेक्शन क्या वेव ऑफ कर रहे हो। और दोस्तों आपको क्या भरोसा है कि जिस अथॉरिटी को दोस्तों द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर वुड अकॉर्ड सैंक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। दोस्तों जो मान लो अभी कोई बिल आ गया, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया, राइट, तो उसके ऊपर दोस्तों ऑब्जेक्शन लग गया तो मान लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर जो है उस एक्चुअल अमाउंट के नहीं है, राइट, लेकिन दोस्तों उसके ऑडिट ऑब्जेक्शन जो है ये लोग राइट ऑफ कर देंगे अगर इनको लगता है कि वो अथॉरिटी जो है साइन करवा लाएगी उसका, राइट, वुड अकॉर्ड सैंक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी तो, राइट। बी नंबर के अंदर ये बोल दिया। सी नंबर देखिए दोस्तों, वेयर द ऑब्जेक्शन इज़ बेस्ड ऑन इनसफिशिएंसी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों मान लो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो उनके पास नहीं है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेस हो गया। वेयर द ऑब्जेक्शन इज बेस्ड ऑन इनसफिशिएंसी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट दैट ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, ही का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली सारी अथॉरिटी इनके ओपिनियन में क्या है, अनड्यू ट्रबल वुड बी कॉज्ड इफ़ द सबमिशन ऑफ फुल प्रूफ ऑफ द एक्सपेंडिचर हैविंग बीन इनकर्ड वर इंसिस्टेड ऑन। और दोस्तों इनको लगता है कि अगर हम इंसिस्ट करेंगे, दोस्तों इंसिस्ट का मतलब क्या, दबाव डालेंगे कि भैया आप सबमिट करो फुल प्रूफ ऑफ द एक्सपेंडिचर हैविंग बीन इनकर्ड, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इनका फुल प्रूफ दो हमें। एंड ही सीज नो रीज़न टू डाउट दैट द आउटले हैज़ एक्चुअली बीन मेड, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट की जो कंडीशन थी उसके सपोर्टिंग में क्या बोल दिया, अगर ऑब्जेक्शन आप करते हो इनसफिशिएंसी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट का, राइट, और दोस्तों उनको लगता है कि वो सारी अगर चीज़ें मंगवाएंगे वो हम मान लो राइट ऑफ कर रहे हैं ये सारे लोग, ठीक है, फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, ठीक है, और दोस्तों ये मंगवाते हैं तो इनको लगता है कि ट्रबल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं डिफेंस सर्विसेज के केस में, राइट। तो अगर दोस्तों ये इंसिस्ट करेंगे कि भैया इनका एक्सपेंडिचर की जो फुल प्रूफ ला के दो तो कुछ भी ट्रबल हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों इनको लगता है ही सीज नो रीज़न टू डाउट दैट द आउटले हैज़ एक्चुअली बीन मेड। और दोस्तों PCDA CDA या बाकी अथॉरिटी को क्या लगता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों क्या है, ये कुछ किसी भी अमाउंट का इनकी जो पावर में आ रहा है उसका जो है ऑब्जेक्शन को क्या है राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। प्रीवियस दोस्तों जो 3 पॉइंट लिखे गए थे, फिर उसके बाद पावर लिखी गई थी, और दोस्तों ये तीनों अगर सारी चीज़ें एक साथ दोस्तों क्या है मैच होती है तभी क्या है ऑब्जेक्शंस को क्या राइट ऑफ किया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, अब चलते हैं दोस्तों इसके 3 नंबर पे। 177 में दोस्तों अपने पैरा पढ़ रहे हैं, इसका 1 नंबर पढ़ लिया पेटी सम्स का, ठीक है, पेटी सम्स होगा तो अलग अलग पावर दे दी गई। दूसरा दोस्तों पढ़ लिया अगर एक्सपेंडिचर जस्टिफाइएबल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, अथॉरिटी दोस्तों उसको कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, वो पढ़ लिया। इसके अंदर दोस्तों ये 3 कंडीशन भी पढ़ ली। अब दोस्तों 3 नंबर पे चलते हैं कि 3 नंबर में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर में क्या है, इन द केस ऑफ आइटम्स विच है बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम एनी कॉज। अब दोस्तों पहले में बोल दिया था कि ये पेटी सम्स, अब दूसरे में बोल दिया कि जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है उसके बारे में उसको राइट ऑफ करने का, ठीक है। पहला दोस्तों पेटी सम्स, दूसरा दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शन राइट ऑफ करने हैं, राइट, उनकी कंडीशंस दी। अब तीसरे में दोस्तों है इररिकवरेबल अमाउंट, इररिकवरेबल अमाउंट। दोस्तों ये सारी पावर जो है फाइनेंशियल पावर जो है इन अथॉरिटीज़ को दे दी गई है, PCDA CDA को, नीचे की अथॉरिटी को, ये दोस्तों इसीलिए दे दी गई है ताकि समय बचे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट के लिए दोस्तों फाइल्स जो हैं उनका कॉरस्पॉन्डेंस ना हो, इसलिए दोस्तों काम स्मूथली चलता रहे, इसलिए ये थोड़ी बहुत पावर जो है नीचे की अथॉरिटी को दे दी जाती है, यस और नो। तो इसके अंदर दोस्तों 3 नंबर में क्या है, इररिकवरेबल अमाउंट का, इन द केस ऑफ आइटम्स विच हैव बीन इररिकवरेबल फ्रॉम एनी कॉज। अब दोस्तों ऐसे आइटम जो हैं जिन पे एक्सपेंडिचर हो गया, जिन पे अमाउंट दोस्तों सैंक्शन हो गई, राइट, और दोस्तों वो क्या था, ऑथोराइज नहीं था, ठीक है, तो अब उनको दोस्तों इररिकवरेबल है, हम उनको क्या है रिकवरी भी उसकी नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर भी दोस्तों द फॉलोइंग ऑडिट ऑफिसर्स में राइट ऑफ एन अमाउंट टू द एक्सटेंट नोटेड अगेंस्ट ईच इंक्लूडिंग अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग अंडर ए डेप्ट हेड। दोस्तों तो फॉलोइंग ऑडिट ऑफिसर जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने देखेंगे वो क्या है, राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कितनी अमाउंट दोस्तों, जो उनके नोटेड कॉरस्पॉन्डिंग सारी दे दी गई होगी, राइट, और दोस्तों वो क्या है, इन ईच इंक्लूडिंग अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग अंडर ए डेप्ट हेड। दोस्तों उस अमाउंट के अंदर क्या है, जो डेप्ट हेड के अंदर अमाउंट होगी उसको भी क्या है इंक्लूड कर लिया जाएगा। इफ़ द अल्टीमेट इंसिडेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अगेंस्ट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। अगर दोस्तों जो डेप्ट हेड के अंदर अमाउंट है और दोस्तों जो इररिकवरेबल अमाउंट है किसी आइटम के अंदर, वो सारा खर्चा जो है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जा रहा है, तो दोस्तों अलग अलग पावर जो है दे दी गई है, राइट। आगे चलिए दोस्तों पावर देखते हैं अपने आप।
अब दोस्तों आगे टेबल दे दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों 177 का जो था, एक नंबर तो था वो पेटी सम्स के बारे में था, ठीक है। अब दोस्तों 2 नंबर जो पढ़ा था अपनों ने, उसके अंदर 3 कंडीशंस दे दी गई थी। अगर वो कंडीशन पूरी होती हो तो जो फाइनेंशियल लिमिट दी थी वो पूरी करनी है। उसके साथ दोस्तों 3 कंडीशन और थी, ठीक है। ये सारी फॉलो होनी चाहिए। 3 नंबर में दोस्तों जो इर्रिकवरेबल अमाउंट जो है, ठीक है, इर्रिकवरेबल अमाउंट दोस्तों किसी आइटम पे है, प्लस दोस्तों किसी भी डेब्ट हेड के अंदर भी पैसा पड़ा है, वो जो इर्रिकवरेबल है। तो ये दोस्तों पूरा अगर डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर का से हो रहा है तो डीडीएडी के लोगों को क्या है दोस्तों, कुछ पावर्स दे दी गई हैं इनको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। इर्रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है दोस्तों, किसी पे खर्चा हो गया। अब दोस्तों आपको उम्मीद ही नहीं है कि भैया यहाँ से वापस आने वाली है वो चीज़ें, ठीक है। तो आप बजाय उसको कॉरस्पॉन्डिंग उसका चलता रहे, आप उसको क्या है राइट ऑफ कर दो, वेव ऑफ कर दो, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी लिमिट जो है पीछे की फोटोकॉपी कर दी, ठीक है। पीसीडी सीडी है दोस्तों, उसमें 10,000 थी, इसमें 10,000 है। एडिशनल सीडी है, जॉइंट सीडी है 5,000, डीसीडी है, एसीडी है, एरिया अकाउंट ऑफिस के अंदर इंचार्ज हैं 3,000 रुपये, एसीडी है, एसएओ और एओ कितना हुआ दोस्तों 1,000 रुपया हो गया, और डब्ल्यू का कितना हो गया 500 रुपया, राइट। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और दे दी गई, इररिकवरेबल डेप्टर बैलेंस इन द नॉन इफेक्टिव अकाउंट्स ऑफ JCOR NCE में भी रिटर्न ऑफ बाय द ऑफिसर इंचार्ज PAOR अप टू ₹50 इन ईच केस। दोस्तों ये तो PCD CDS वगैरह की बात कर दी। अब दोस्तों हमारे जो पे अकाउंट्स ऑफिस जो होते हैं, उनका जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके पास भी दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि इररिकवरेबल कोई बैलेंस है, डेप्टर बैलेंस है, ठीक है, किन के अकाउंट्स के अंदर दोस्तों जो कोई नॉन इफेक्टिव अकाउंट्स हैं, जैसे कोई JCO का, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स का, और अदर रैंक का, नॉन कॉम्बेंट एनरोल्ड का, इन लोगों का दोस्तों कोई नॉन इफेक्टिव अकाउंट है, इसके अंदर कोई इररिकवरेबल अमाउंट इनकी बची हुई है, तो 50 रुपये तक क्या है दोस्तों, वो भी क्या है रिटर्न ऑफिस को कर सकता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 3 नंबर जो है भाग इसका कंप्लीट, 3 नंबर। अब दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट है, फिर दोस्तों 5 नंबर पॉइंट है। ये सर 5 के बाद दोस्तों पढ़ लेंगे 5, फिर इसके बाद इसके कुछ नोट आएंगे, राइट। अब चौथा देखिए दोस्तों, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी कंडीशंस और लिमिटेशंस इम्पोज्ड इन एनी अदर रूल इन दीज रेगुलेशंस। ये बोल रहे हैं दोस्तों इस रूल के अंदर जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो कोई भी कंडीशन में इफेक्ट नहीं होंगे, राइट, या उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं हैं जो इस किताब के कोई और रेगुलेशन इस पर लगा दे, ठीक है। अगला है दोस्तों, द पावर्स एज मेंशन्ड अबव विल आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोलर्स एंड देयर ऑफिसर्स डीलिंग विद फंड अकाउंट्स फॉर वेविंग ऑफ ऑब्जेक्शंस पर्टेनिंग टू नॉन रिकवरी ओवर पेमेंट ऑफ फंड बैलेंसेस। अब दोस्तों जो पावर्स ऊपर मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर दी जाती है किसके द्वारा, कंट्रोलर्स के द्वारा, ठीक है। कंट्रोलर्स और दोस्तों उनके ऑफिसर्स तो दिए गए हैं, ठीक है, किससे डील जब कर रहे हैं वो फंड अकाउंट से, ठीक है। किसी का दोस्तों फंड अकाउंट जो होगा, राइट, उससे रिलेटेड दोस्तों अगर वो डील कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या है दोस्तों, वो राइट ऑफ इन चीज़ों को कर सकते हैं, राइट, फॉर वेविंग ऑफ ऑब्जेक्शंस पर्टेनिंग टू नॉन रिकवरी ओवर पेमेंट ऑफ फंड बैलेंसेस, राइट। तो ये दोस्तों फंड जो है क्या होता है, DSOP फंड दोस्तों अपनों ने पढ़ा था, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, और दोस्तों JCOR का क्या था दोस्तों, प्रोविडेंट फंड, राइट। तो वो दोस्तों फंड जो हैं उनको भी उनसे रिलेटेड अगर कोई राइट ऑफ करना था तो वो चीज़ें भी ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सच नॉन रिकवरीज ओवर पेमेंट आर नॉट ड्यू टू एनी मिस्टेक इन अकाउंटिंग। दोस्तों बशर्ते शर्त क्या है इसके अंदर, वो जो वेव ऑफ जो होगा, राइट, जो फंड अकाउंट के अंदर प्रोवाइडेड, वो जो दोस्तों उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, सच नॉन रिकवरी, जो नॉन रिकवरी आप कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, या जो ओवर पेमेंट जो है वो आपकी अकाउंटिंग की मिस्टेक से नहीं हुई है, ठीक है, किससे हुई है तो, बट रिप्रेजेंट ओवर पेमेंट्स एस्टेब्लिश्ड एज ई रिकवरेबल फॉर एनी अदर रीज़न। दोस्तों अकाउंटिंग से मिस्टेक हुई है उस केस में आप नहीं कर सकते। अकाउंटिंग के अलावा दोस्तों जो हुआ है, अकाउंटिंग के अलावा अगर कोई अदर रीज़न है तो उस केस के अंदर आप उसको क्या है राइट ऑफ कर सकते हो। यस और नो किसको दोस्तों, इररिकवरेबल अमाउंट को, राइट। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 5 पढ़ा है। पहले में दोस्तों पैटी सम पढ़ लिया, दूसरे के अंदर 3 कंडीशन पढ़ ली, 10,000 5,000 3,000 1,500 की पावर पढ़ ली। 3 नंबर के दोस्तों इररिकवरेबल अमाउंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये पावर पढ़ ली दोस्तों, दूसरा और तीसरे में पावर सेम थी, राइट। पहले के अंदर दोस्तों थोड़ी सी अलग थी, PCD SCD की 5,000 थी, फिर दोस्तों अलग अलग पावर दे दी गई थी, राइट। और फिर दोस्तों अपना चौथे नंबर के अंदर पढ़ लिया कि इस रूल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 5 नंबर के अंदर दोस्तों दो पढ़ लिया कि फंड अकाउंट जो होते हैं उनके ऊपर भी क्या है, कोई इररिकवरेबल अमाउंट है उनको क्या राइट ऑफ किया जा सकता है, बशर्ते कि वो आपकी मिस्टेक जो है अकाउंटिंग की वजह से ना हो के कोई और रीज़न की वजह से हुई हो, राइट। तो ये समझ में आई दोस्तों बातें 5 नंबर तक, राइट। अब चलते हैं दोस्तों, इसके नोट आगे 3-4 दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। पहला देखिए दोस्तों, नोट नंबर 1 में क्या दिया गया है, द पावर्स अंडर दिस रूल कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, जो अलग अलग पावर दे दी गई है, PCD SCD को अलग है, जॉइंट CD को एडिशनल को अलग है, राइट, DCD ACD को अलग है, तो वो दोस्तों पावर जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकती।
ठीक है, तो 1 नंबर बात तो सही है। 2 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, द अथॉरिटी वेस्टेड इन ऑडिट ऑफिसर्स अंडर दिस रूल इज़ नॉट टू बी एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम्स इन द चेक और ऑडिट ऑफ विच दे हैव नो कंसर्न। राइट, अब दोस्तों जो अथॉरिटी ऊपर वेस्टेड है ऑडिट ऑफिसर्स के अंदर की कितनी कितनी अमाउंट का क्या है वो रिटर्न ऑफ करेंगे। राइट, इज़ नॉट टू बी एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम्स इन द चेक और ऑडिट ऑफ विच दे हैव नो कंसर्न। दोस्तों ऐसे आइटम्स, ऐसी बिल्स के ऊपर, ऐसी आइटम्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जो उनके परव्यू में नहीं है दोस्तों, उस पे ऊपर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर दे मेयरली रिसीव बिल्स एंड फॉरवर्ड देम टू अनदर ऑफिस फॉर फाइनल ऑडिट। दोस्तों मतलब कोई एक्स ऑफिस है, ठीक है, उसको दोस्तों जेड तक क्या है वो बिल्स पहुंचाने हैं, लेकिन दोस्तों थ्रू क्या है आप वाई के पहुंचा रहे हो। ठीक है, ये बीच की कोई अथॉरिटी, यहाँ पे कोई ऑडिट ऑफिसर है। ठीक है, एक्स का दोस्तों कोई क्लेम आया उसको जेड तक पहुंचाना है। ठीक है, फाइनल अथॉरिटी ये है, फाइनल सेटलमेंट के लिए जो फाइनल ऑडिट है वो ये करेगा, लेकिन दोस्तों आप वाई के थ्रू उसको पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो वाई दोस्तों क्या है, इसके अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो वाई के पास क्या है दोस्तों, उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको राइट ऑफ करते। ठीक है, फाइनल यही करेगा, यही बोल दिया इसके अंदर कि नॉट टू बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स इन द चेक और ऑडिट ऑफ विच दे हैव नो कंसर्न। दोस्तों इनको कंसर्न इसके साथ नहीं होना चाहिए। राइट, ये तो दोस्तों एक क्या है, रूटीन माध्यम है। राइट, फॉर एग्जाम्पल दे मेयरली रिसीव बिल्स एंड फॉरवर्ड देम टू अनदर ऑफिस फॉर फाइनल ऑडिट। राइट, मतलब इनके पास फाइनल ऑडिट के लिए इनको बिल भेजने थे जेड के पास, लेकिन दोस्तों वाई क्या है बीच में आ गया। ठीक है, तो ये जो है वाई ये पूरी चीज़ों को क्या है अवेल नहीं कर सकता जो अथॉरिटी ऊपर दे दी गई थी। यस, आगे चलिए दोस्तों 3 नंबर द पावर्स ऑफ वेयर अंडर क्लोजेज 1 एंड 2 अब may also be exercised in respect of claims submitted for pre-audit and found to be open to technical or an अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन इन होल और पार्ट। अब दोस्तों जो ऊपर पावर दे दी गई थी क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंदर, राइट, जो पैटी सम्स और 2 नंबर के जो पड़ी थी, में ऑल्सो भी एक्सरसाइज, दोस्तों उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। किस केस के अंदर, क्लेम्स सबमिटेड फॉर प्री ऑडिट एंड फाउंड टू बी ओपन टू टेक्निकल और अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन। दोस्तों क्लेम जो था प्री ऑडिट के लिए आया, ठीक है, और दोस्तों जब आपने उसकी स्क्रूटिनी करी तो उसके अंदर कोई टेक्निकल या दोस्तों कोई छोटा मोटा अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन था, ठीक है, उसके कुछ हिस्से में या उसके पूरे पार्ट के अंदर, तो भी क्या है वो पावर्स को क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, कमांड कंट्रोलर्स एंड जैग कंट्रोलर्स। दोस्तों जैग का मतलब क्या होता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड दोस्तों कौन कौन सी होती है रैंक, एक तो होता है दोस्तों इसके अंदर जॉइंट CTA। ठीक है, एक होता है दोस्तों इसके अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड, ये होता है दोस्तों एडिशनल CTA। ठीक है, ये दोस्तों अपनों ने रैंक याद करी थी, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, फिर था दोस्तों जैग ऑफिसर, फिर था जैग सिलेक्शन ग्रेड। ठीक है, फिर दोस्तों था सैग ऑफिसर, फिर दोस्तों था हैग ऑफिसर, फिर था दोस्तों HAG+, फिर था दोस्तों एपेक्स। राइट, तो CGDA के अंदर दोस्तों क्या है, ये सारी अथॉरिटी होती है 8 के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों CGDA ऑफिस के अंदर सारी की सारी होती है। लेकिन दोस्तों कंट्रोलर्स ऑफिस जो है हमारे PCDA CDA के हैं, उसके अंदर ओनली ये 6 अथॉरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके अंदर तो जूनियर टाइम स्केल कौन सा आ जाएगा, जूनियर टाइम स्केल दोस्तों ACDA, जूनियर टाइम स्केल दोस्तों कौन सा आ जाएगा ACDA। राइट, और दोस्तों सीनियर टाइम स्केल कौन सा आ जाएगा DCDA। जैग दोस्तों कौन सा हो जाएगा जॉइंट CDA। ठीक है, जैग सिलेक्शन ग्रेड कौन सा होता है दोस्तों, जॉइंट CDA के बाद कितना है एडिशनल CDA, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा CDA और PCDA। राइट, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये सो इसके साथ ही दोस्तों अपनों ने IFA की रैंक भी यहाँ पे पढ़ी थी, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की। तो दोस्तों जैग की ये बात होगी, जैग कंट्रोलर्स का मतलब क्या जॉइंट CDA और एडिशनल CDA। राइट, तो कमांड कंट्रोलर दोस्तों या जैग कंट्रोलर है इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर, विल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स दैट आर वेस्टेड इन कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। राइट, तो दोस्तों जैग कमांड कंट्रोलर और जैग कंट्रोलर जो है, जो CDA के पास जो पावर रहती है वो उनको क्या है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सारी पावर्स को। राइट, तो ये दोस्तों 4 नोट हुए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे देखिए दोस्तों, जो अभी तक उन्होंने पढ़ा था रूल नंबर 177 के अंदर, उसका दोस्तों पूरा समराइज उसको कर दिया एक टेबल के रूप में। ठीक है, रूल नंबर 177 का 1, 177 का 2 और 177 का दोस्तों 3। राइट, तो इसके अंदर देखते तो सीरियल नंबर आ गया, फिर अथॉरिटी आ गई, वेवर ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस टू सेव टाइम एंड ट्रबल और पैटी सम्स। दोस्तों आपको याद क्या रखना है, पैटी सम्स, जिसके अंदर टाइम और ट्रबल आपको बचाना है। राइट, तो ये चीज़ हुआ। 2 नंबर में दोस्तों क्या है, waiver of audit objections if expenditure is not exactly covered by rules, authority
इज इनसफिशिएंट और फुल प्रूफ नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो दोस्तों वेवर ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस है, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो जस्टिफाइएबल तो है, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर क्या है, रूल्स नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, वो इनसफिशिएंट है, या दोस्तों उसका फुल प्रूफ जो है प्रोवाइडेड नहीं है। तीसरा दोस्तों राइट ऑफ इररिकवरेबल अमाउंट्स ड्यू टू एनी कॉज। इररिकवरेबल दोस्तों जहाँ पे शब्द आ जाएगा तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अंदर दोस्तों सारी रैंक अपने पढ़ लेते हैं, PCDA CDA, एडिशनल CDA, जॉइंट CDA, DCDA, ACDA जो दोस्तों एरिया अकाउंट ऑफिस के अंदर, और ACDA SAO और AO जो है उसकी पावर और AO की पावर। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे नील दे दी गई है, लेकिन इसके अंदर एक नंबर लगा दिया फॉर वेविंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस और अनइम्पोर्टेंट आइटम्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट PCDA CDA पावर ऑफ ₹5000। दोस्तों यहाँ पे 5000 आप लिख सकते हो। ठीक है, 5000, फिर दोस्तों 2000, फिर 1500, फिर ACDA SAO AO की 200 500 रुपये, और फिर दोस्तों AO की 200। AO की 200 थी, यहाँ दोस्तों 500 होगी। ACDA SAO AO की 500 थी, 1000 होगी। राइट, फिर दोस्तों DCDA ACD की 1500 थी, 3000 होगी, डबल हो गई, डबल यहाँ पे दोस्तों 300 बढ़ा दिए, 2000 के कितने हो गए, 5000 हो गए। राइट, ढाई गुना कर दी इसको, फिर दोस्तों 5000 से जस्ट डबल होगी 10,000। राइट, इसको दोस्तों ऐसे याद रखो, 5000 फिर 10,000 कर दी, 1500 के 3000 कर दिए, 500 के 1000 कर दिए। ठीक है, 2000 का ढाई गुना कर दिया 5000, 200 का दोस्तों कितना कर दिया, ढाई गुना इसमें कर दिया, अब कितना हो गया 500। राइट, तो ये हुआ दोस्तों टेबल एक प्रकार से अपने को याद। राइट, इसका दोस्तों जब रिवीजन करेंगे तो अपने इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे चलिए दोस्तों 178 नंबर पैरा पे अपने चलते हैं। ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीचेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब दोस्तों ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट्स जो हैं और पावर्स जो हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, किसके लिए दोस्तों, रेगुलाइजेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ऑडिट ऑब्जेक्शन को दोस्तों रेगुलाइज करवाना है, जो किस वजह से आई हैं, अराइजिंग आउट ऑफ, या तो दोस्तों कोई रूल्स और रेगुलेशंस की क्या है, ब्रीच हुई है। ब्रीच का मतलब क्या है दोस्तों, तोड़ना। राइट, दोस्तों आप ट्रैफिक लाइट को क्या है, ब्रीच करके आगे चले जाते हो, तोड़ देते हो उसको। तोड़ना दोस्तों फिजिकली तोड़ने का मतलब नहीं है, ब्रेक द रूल्स है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक द रूल्स का मतलब क्या है दोस्तों, आप नियम ने कानून आपने तोड़े हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन हुए हैं। ऑडिट ऑब्जेक्शन को दोस्तों राइट ऑफ करना है, उनको रेगुलराइज करवाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को क्या है, क्या पावर है। राइट, तो उसके बारे में बताया गया है 178 में। देखिए, एज ए जनरल रूल डिसबर्सिंग एंड स्टोर ऑफिसर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब दोस्तों जनरल रूल के हिसाब से हमने हमेशा देखा है कि जो डिसबर्सिंग और स्टोर ऑफिसर होगा, ठीक है, दोस्तों जो सामान बांट रहा है, जो स्टोर का ऑफिसर है जिसके चार्ज में है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिसिप्ट एंड पेमेंट। राइट, दोस्तों कितना आया और कितना दिया। राइट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो डिसबर्सिंग है और जो स्टोर का ऑफिसर है। ठीक है, एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन देयर ऑन विल बी मेड अगेंस्ट देम। और दोस्तों जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, भैया जो संभाल रहा है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, जिसके पास वो काम है, उसी के ऊपर तो अपने क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्शन देंगे। राइट, तो उसके ऊपर दोस्तों क्या, ऑडिट ऑब्जेक्शन देयर ऑन विल बी मेड अगेंस्ट देम। राइट, एक नंबर बात, इन ऑल केसेस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीचेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एफर्ट्स शुड बी मेड टू असेस द लॉस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इफ एनी इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी एंड एक्शन टेकन एज गिवन बिलो। दोस्तों सारे केस जो हैं ऑडिट ऑब्जेक्शंस के, राइट, जो किससे अराइज हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस को ब्रीच करके। राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि हम एसेस कर सकें, आंक सकें किसको, लॉस को और उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को, मतलब कितने रुपए का क्या है, मोटा मोटा लॉस हुआ है। राइट, इफ़ एनी इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी एक्शन टेकन एज गिवन अलो बिलो। और दोस्तों जो भी इरेगुलरिटी हुई है, जो उसके खिलाफ एक्शन अपने को लेना है, वो नीचे दिया गया है। राइट, देखिए दोस्तों ए नंबर पॉइंट में, ए नंबर में देखिए दोस्तों, वेयर द लॉस टू द स्टेट और द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व्ड कैन बी कंप्यूटेड। और दोस्तों जो भी स्टेट को लॉस हुआ है, जिसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उनको कंप्यूट करा जा सकता है, उसको मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। द इरेगुलरिटी विल बी रेगुलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद द PCDA CDA अंडर द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन चैप्टर 7 ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 जो था पूरा इसी चीज़ को डेडिकेटेड था, लॉस वेस्टेज रिकवरी से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों TFN से होगा, नॉन TFN से होगा, तो तमाम तरीके की दोस्तों बातें पड़ी थी। आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग हैं तो उसके लिए अलग था, गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है। राइट, दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोस्तों, तो वो सारे तमाम तरीके के जो लॉस जो थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 7 ऑफ दिस FR बुक। राइट, तो उसके हिसाब से होगा। राइट, ए नंबर के अंदर ये बोल दिया। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू रेगुलाइज सच ऑब्जेक्शंस
and an illustrative list of the type of objections which may be regularized under this procedure are laid down in appendix 2 of volume 2 of these regulations। ठीक है, तो दोस्तों बाकी जो पावर्स जो हैं पहले में तो बोल दिया कि भैया जो चैप्टर 7 के अंदर जो लॉस पढ़ाए थे उसके हिसाब से है। ठीक है, और दोस्तों सारे जो फाइनेंशियल पावर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो रेगुलाइज करेंगे इन ऑब्जेक्शंस को, तो उसकी दोस्तों अपेंडिक्स 2 FR2 के अंदर दिया गया है। ठीक है, बी नंबर देखिए दोस्तों, पहला तो बहुत ये पैसे से रिलेटेड बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं। केसेस ऑफ इरेगुलरिटीज विच इन्वॉल्व नो लॉस और वेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉस इज़ नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, तो दोस्तों कई केस में क्या होता है, हम जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, केसेस ऑफ इरेगुलरिटीज विच इन्वॉल्व नो लॉस और वेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉस इज़ नॉट एक्सेसिबल, एग्जाम्पल नॉन वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, दोस्तों अपने स्टॉक का क्या है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उस केस के अंदर में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इरेगुलरिटी, तो दोस्तों जो भी इरेगुलरिटी होगी उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। बी रेफर्ड टू द GOC एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स इन अदर सर्विसेज, कोर डिवीजनल एरिया कमांडर, हेड्स ऑफ ब्रांचेस एट सर्विस हेडक्वार्टर बाय द PCDCDA फॉर रेगुलराइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों उसकी नेचर के हिसाब से GOC इन सी को दे दोस्तों जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को क्या रेफ़र कर दिया जाएगा, या फिर दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिसर जो है अदर सर्विसेज के अंदर, राइट। अदर सर्विसेज दोस्तों ये तो मान लो आर्मी का मान लो इसको। ठीक है, तो बाकी को दोस्तों नेवी और एयरफोर्स के हो गए, और दोस्तों इन लोगों को क्या है कोर को, डिवीज़न को, एरिया कमांडर को, ठीक है, सर्विस हेडक्वार्टर दोस्तों हैं वहाँ पे जो है PCDCDA जो है रेगुलाइजेशन के लिए भेज देता है, राइट। और दोस्तों PCDCDA विल रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केसेस इफ़ एनी वेयर इन देयर ओपिनियन द इंटेंशन ऑफ द अबव डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैज़ बीन मिसअप्लाइड। और दोस्तों PCDCDA जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा अगर उनको लगता है जो वेयर इन देयर ओपिनियन द इंटेंशन ऑफ द अबव, दोस्तों यहाँ पे जो इनकी जो इंटेंशन है जो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ की जो लॉस को क्या रेगुलराइज कर रही है, राइट, भले ही उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, स्टॉक का नॉन वेरिफिकेशन जो है, तो उसका दोस्तों वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो PCDCDA क्या करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र करेगा वो केस, राइट। डेलीगेशन ऑफ पावर हैज़ बीन मिसअप्लाइड, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 178 नंबर पैरा। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला है दोस्तों 179 नंबर पैरा, राइट। दोस्तों ये पैरा भी जो है थोड़ा सा लेंदी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो इसको दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।